क्या आप भी इग्नू एमएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जस्ट आपने खुद को एनरोल किया है इग्नू एमएस साइकोलॉजी में और इसके कोर्स स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं? देन यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड आई वेलकम यू ऑन माय चैनल अचीवर साइब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू एमएस साइकोलॉजी, जो कि बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इसका फर्स्ट ईयर का पूरा स्ट्रक्चर क्या रहता है, सारे पेपर्स के बारे में समझेंगे, एक एक चीज अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से आपको अपने फर्स्ट ईयर के पूरे ईयर में 1 ईयर में क्या क्या चीजें किस किस तरह से करनी है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इग्नू एमएस साइकोलॉजी का जो कोर्स है वो आप किस तरीके से परस्यू करेंगे फर्स्ट ईयर में। ओके, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि एक ओपन यूनिवर्सिटी है, डिस्टेंस लर्निंग में आपको एमए साइकोलॉजी का कोर्स करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। बहुत ज्यादा पॉपुलर है ये कोर्स, और जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो कुछ बेसिक बातें आप जानते हैं इसके बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं, एडमिशन के प्रोसेस पर बेस्ड भी एक वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। कई सारे वीडियो इन्फॉर्मेटरी इग्नू एमए साइकोलॉजी के आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोर्स है, इसका नाम है एमएपीसी। नेम ऑफ द कोर्स अगर हम बात करें, आपको पता होना चाहिए कि आपके कोर्स का नाम क्या है, तो वो है एमएपीसी। ओके, तो एमएपीसी इसका मतलब हो गया एमए इन साइकोलॉजी, इसके लिए कोड बनाया गया है, एमएपीसी कोड है। अब इस एमएपीसी कोड में आपको टोटल फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट स्टडी करने होते हैं, जिनके कोड्स आपको अंडरस्टैंड करने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एमपीसी के नाम से कोड शुरू होते हैं, एमएपीसी के नाम से कोर्स का कोड होता है, और सब्जेक्ट के कोड एमपीसी से शुरू होते हैं। एमपीसी 1, एमपीसी 2, जिसमें कि बेसिकली अगर हम बोले तो 001 ऐसे पूरा कोड लिखा जाता है, 00 भी लगाना जरूरी है। एमपीसी 3, एमपीसी 4 इस तरीके से 002, 003, 004, 5, 6। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगी कि इन कोर्सेज में आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में कब कब क्या क्या चीजें होती हैं, और इसके कोर्सेज के अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। एमपीसी 006। इसके बाद आपके पास आता है एमपीसीएल, जो कि प्रैक्टिकल के लिए पीसीएल यूज होता है। एमपीसीएल इसका कोड है एमपीसीएल 007। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट है। बाकी के जो 6 हैं वो आपके थ्योरी के पेपर्स हैं। अब इन्हें आपको 1 ईयर में कंप्लीट करना होता है। मान लेते हैं कि आपने जो एडमिशन लिया है वो लिया है जनवरी 2025 में। ऑलराइट, जब आप जनवरी में एडमिशन लेते हैं, ये एडमिशन चलते रहते हैं, फरवरी मार्च तक भी चलते रहते हैं, लेकिन ये साइकिल जनवरी 2025 ही काउंट होगी। जैसे अभी दिसंबर में भी कुछ बच्चों ने एडमिशन कराए हैं, तो उनका भी जनवरी 2025 ही काउंट होगा। नो मैटर आपने दिसंबर में एडमिशन लिया, फिर अगर डेट बढ़ने की वजह से मार्च अप्रैल तक भी अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो आपकी जो साइकिल है वो उसी टाइम की कहलाएगी जो नियर बाय आपका जिसमें एडमिशन हुआ होगा। मान लेते हैं जनवरी 2025 में आप एडमिशन लेते हैं, तो जनवरी 2025 से लेकर 1 साल आपका पूरा होगा दिसंबर 2025 में। अब इसमें भी वही चीज रिपीट करेंगे कि अगर आपने अप्रैल में एडमिशन लिया है डेट बढ़ने की वजह से, या पहले 2-4 दिन पहले से एडमिशन साइकिल खुल गई थी तब आपने ले लिया था, नो मैटर व्हाट, दिसंबर 2025 तक आपका फर्स्ट ईयर जो है आपको करना है। ओके, अब इस पूरे फेज में, ये 1 ईयर का फेज है, इसमें जनवरी से हम शुरू करेंगे और 9th मंथ जो कि हमारा सितंबर होता है, जनवरी से 9th मंथ कौन सा हो गया आपका, 9th मंथ हो गया आपका सितंबर। इस 9th मंथ में आपको अपने इन सभी 6 पेपर्स के असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। असाइनमेंट्स का मतलब होता है, असाइनमेंट्स आपको इग्नू की वेबसाइट पर मिलते हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो है, वहां पे आप देख सकते हैं, अभी मोटी मोटी बात करेंगे। ये सभी पेपर्स के असाइनमेंट्स आपको बनाने होते हैं। असाइनमेंट एक टाइप का क्वेश्चन पेपर जैसा होता है, उसमें कुछ शॉर्ट नोट्स रहते हैं 10, अराउंड 5 मिडिल के बी सेक्शन टाइप क्वेश्चन रहते हैं, और ए में लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं। उतना आपको करके सबमिट करना होता है। ये कभी भी डेट, ये फिक्स डेट होती है, लेकिन ये डेट आगे बढ़ती है। मगर ये वाली जो डेट है 9th मंथ में, यानी सितंबर 30 सितंबर जो होगा, वो एक फिक्स डेट पहले से रहती है। इसलिए आपको सोचना नहीं है कि मुझे असाइनमेंट सबमिट करने कब जाना है। आप 30 सितंबर से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए। हालांकि ये डेट हमेशा ही बढ़ती है, मगर आपको ये नहीं सोचना है कि वो डेट बढ़ेगी, आप टाइम पर ही अपना काम पूरा करके रखिए। ऑलराइट, इस 9 मंथ के बाद जो 10th मंथ आता है, यानी अक्टूबर का महीना, उस टाइम पर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। पढ़ाई क्या करनी है, कैसे करनी है, उसकी भी बात करेंगे, वो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको पहले पूरे साल में क्या क्या चीजें होंगी, कब कब कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। 10th मंथ हो गया आपका, 10th मंथ में आपको क्या करना है, 10th मंथ आपका हो गया अक्टूबर। ऑलराइट, अक्टूबर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो आपको इन सभी, आपने नोटिस किया था ना, जो हमने असाइनमेंट सबमिट किए थे वो सिर्फ 6 पेपर्स के लिए किए थे, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, प्रैक्टिकल को भी इंक्लूड करेंगे। सभी के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे।
एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए प्रॉपर लिंक आता है, उस पर आप जाएंगे। जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिए तो 12th मंथ यानी दिसंबर में आपके सभी पेपर्स थ्योरी के पहले होंगे और उसके बाद प्रैक्टिकल का एग्जाम उसके ठीक बाद होगा, वो डेट आपको बता दी जाती है। तो इतना आपने समझ लिया कि किस तरीके से एक साल के अंदर आपको कब कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। अब बात करते हैं थ्योरी क्लासेस की और प्रैक्टिकल क्लासेस की कि ये कब कब होती है। आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की ही क्लासेस आपके स्टडी सेंटर पे होती हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद थोड़ा सा रुक के, आपकी बुक्स भी आपके पास पहुंचती हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोग बुक्स ऑप्ट ही नहीं करते, डाउनलोड कर लेते हैं ई ज्ञान कोर्स से, तो वहां से पढ़ते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद आपके स्टडी सेंटर पर कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं। मैंने कई बार काउंसलिंग सेशंस के बारे में बताया है कि काउंसलिंग सेशंस क्या होते हैं। दे आर बेसिकली क्लासेस। काउंसलिंग सेशंस जब थ्योरी के लिए होंगे तो वो थ्योरी क्लासेस हो जाएंगी, प्रैक्टिकल के लिए होंगे तो प्रैक्टिकल क्लासेस हो जाएंगी। इग्नू में इस टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है काउंसलिंग सेशन, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि हमारी काउंसलिंग होगी या क्या होगा। इन अ वे यू आर टोल्ड हाउ टू एग्जीक्यूट द कोर्स, कैसे आपको शुरुआत करनी है, कब क्या करना है, ये चीजें वहां पे जो मैं आपको यहाँ वीडियो में बता रही हूँ, ये सारी बातें आपको उस काउंसलिंग सेशन में बताई जाती हैं। कुछ सेंटर्स पे इसको इंडक्शन नाम भी दे देते हैं, इंडक्शन काइंड ऑफ, कुछ भी नाम से वो आपको बुलाएं। आपके पास अगर कोई मेल आता है, व्हाट्सएप आता है, तो आपको अपने स्टडी सेंटर पे पहुंचना होता है। ध्यान रखिए, स्टडी सेंटर बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे स्टडी सेंटर मिलकर एक रीजनल सेंटर के अंदर आते हैं। रीजनल का मतलब एक बड़े रीजन को, एक एरिया को कवर करने वाला एक अथॉरिटी सेंटर, जिसके अंदर कई सारे स्टडी सेंटर आते हैं। आप वो स्टडी सेंटर चूज करते हैं जो आपके लिए नजदीक होता है, फीजिबल होता है, जहां आप इजीली जा पाए, और अपने स्टडी सेंटर पर आप इन सारे कोर्सेज की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे स्टडी सेंटर ऐसे होते हैं जहां पर ये क्लासेस प्रॉपर नहीं होती हैं। उसके दो रीजन हैं। मैक्सिमम केसेस में तो एमए साइकोलॉजी करने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, वो खुद ही नहीं पहुंच पाते स्टडी सेंटर तक। वो मान ही लेते हैं कि डिस्टेंस है तो हम खुद ही पढ़ेंगे। इस वजह से स्टडी सेंटर पर क्लासेस नहीं हो पाती, क्योंकि जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो टीचर्स किसको पढ़ाएंगे। और दूसरा, कुछ परसेंट मैं ये भी कहूंगी कि इग्नू की तरफ से भी कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं लिया जाता कंडक्ट कराने में, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ भी रहती हैं, वो कराते हैं तो बच्चे नहीं आते। मतलब दोनों को 50-50 वेटेज हम दे सकते हैं कि दोनों ही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब ऐसे में हम क्या करें, कैसे पढ़ाई करें और प्रैक्टिकल के बारे में क्या करें। ये जो आपको 6 पेपर्स दिख रहे हैं, अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगी, आपने शायद अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि जो आपके 6 पेपर्स हैं इनमें आपको पढ़ाई कैसे करनी है। जो आपका फर्स्ट पेपर है, कभी भी इस पेपर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत मत करिए। अगर आप एमए साइकोलॉजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो एमपीसी 001 से अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत शुरू कीजिए। ये मैं बहुत अच्छी एडवाइस दे रही हूँ, और पता नहीं कोई आपको ये बताएगा या नहीं कि एमएपीसी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है दैट इज मोर अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी। बच्चों के लिए ये इतनी डिफिकल्ट हो जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी को समझना कि वो नहीं कर पाते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और मेमोरी और लैंग्वेज, ये सारी चीजें आती हैं। तो जिसने कभी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ा है वो कभी भी इस फर्स्ट पेपर से शुरुआत ना करें। आप सेकंड से कर लीजिए, थर्ड से कर लीजिए, फोर्थ से करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप जब एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे ना सब्जेक्ट में, फिर आपके लिए फर्स्ट पेपर पढ़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट पेपर फर्स्ट होना ही नहीं चाहिए था आइडियली तो, लेकिन अगर वो है तो एक होता है ना कि जो भी चीज 1 से शुरू होती है हम नॉर्मली उसी से शुरू करना चाहते होते हैं। लेकिन आपको बहुत कम लोग ये बात बताएंगे कि कभी भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी से आपको शुरुआत नहीं करनी है। आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे पेपर हैं। सेकंड पेपर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। मतलब मैं ये पेपर का नाम यहाँ नहीं लिख रही हूँ एग्जैक्टली, पर मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस पेपर में आपको क्या देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट रिलेटेड चीजें जो होती हैं, जो भी इश्यूज होते हैं, कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड आपको सेकंड पेपर में पढ़ने को मिलेगा। और बहुत ईजी है। जब आप खुद को देखते आ रहे हैं ना, कैसे ग्रो हुए हैं, कैसे आपके फिजिकल ग्रोथ हुई है, कैसे डेवलपमेंट हुआ है आपका इन साइकोलॉजिकल वे, इन इमोशनल वे, तो वही सब कुछ आप इसमें पढ़ते हैं। अगर आप सेकंड पेपर से शुरुआत करेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। थर्ड पेपर है इज मोर अबाउट द पर्सनैलिटी, कि पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज क्या होती हैं। अगेन ये भी रिलेट करने वाला टॉपिक है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी बहुत ईजी हो जाता है। फोर्थ तो समझ लीजिए आपका फेवरेट ही होना चाहिए, क्योंकि दिस इज सोशल साइकोलॉजी, एडवांस सोशल साइकोलॉजी पेपर का नाम है। प्लीज थोड़ा सा राइटिंग को मेरी अवॉइड करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इतना अच्छा लिख नहीं पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बट आई एम श्योर कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पेपर सोशल साइकोलॉजी का है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, और हम सभी इस दुनिया में रहते हैं ऑफकोर्स, तो हम सब जानते हैं कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हमारे इमोशंस इस सोशल वर्ल्ड में वर्क करते हैं। यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में थ्योरीज बहुत हैं, तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, लेकिन आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, पर आप इन दो में से किसी एक पेपर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर आता है फिफ्थ पेपर, ये है आपका रिसर्च मेथड्स। रिसर्च मेथड में आप क्या करेंगे,
आप उन मेथड्स को समझेंगे जो साइकोलॉजी में यूज होते हैं रिसर्च के प्रोसेस में। 5 और 6 एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं। क्यों मैं कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो काफी हद तक न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का पेपर है। स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इसमें रहता है, और 5th पेपर रिसर्च मैथड्स है। तो हम रिसर्च मैथड्स को यूज करते हैं और स्टैटिस्टिक्स का उसमें इस्तेमाल करते हैं। कभी भी रिसर्च मैथड्स स्टैटिस्टिक्स के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। आप कोई ना कोई तो मेथड अप्लाई करेंगे तो कुछ तो उसमें स्टैट्स का भी यूज करेंगे ना। कोई प्रोसेस करते हैं तो कैलकुलेशंस करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो दोनों हैं ये बच्चों को काफी टफ लगते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर इन सभी टॉपिक्स पर आपको सिंपलेस्ट वे में जो है एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। बहुत कुछ मिलेगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाइएगा और वहां पे जाके देखिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सारा कुछ कोर्स मटेरियल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इजी लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर हो जाता है बच्चों के लिए जिन्होंने कभी भी साइकोलॉजी को पहले नहीं पढ़ा है। तो ये रहा हमारा, ये रहे पेपर्स का ओवरव्यू। ये आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आपको फर्स्ट ईयर में चीजें पढ़नी है। अब अगर आपने कभी भी इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है, आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, देन स्विच टू क्लास 11th एंड 12th साइकोलॉजी। जो टेक्स्ट बुक्स हैं आप उनसे पढ़िए, या फिर आप उनके भी वीडियोस देख के समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में तो जरूर जाइएगा, आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे पढ़ने से। बहुत सारे बच्चे जो साइकोलॉजी पढ़ भी नहीं रहे हैं वो भी उन वीडियोस से पढ़ रहे हैं और वो कमेंट्स में बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपने रिसेंटली वो जो MAPC के कोर्स में खुद को एनरोल किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पर हम पढ़ाई से रिलेटेड ही बातें करते हैं, सभी की क्वेरीज सॉल्व करते हैं, और मैं तो करती ही करती हूँ। मेरे साथ जो बच्चे अब सेकंड ईयर में आ गए हैं वो भी फर्स्ट ईयर की हेल्प करने लगे हैं, तो ये चीज देख के भी मुझे बहुत खुशी होती है। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स भी मिलते रहेंगे, कब कौन सा काम करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म कब फिल करना है, बहुत सारी चीजें आपको हमारे चैनल के थ्रू हेल्प की फॉर्म में मिलेंगी। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर कि प्रैक्टिकल में क्या करना होता है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इंडिविजुअली इसके तमाम वीडियोस हमारे चैनल पर हैं और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल के ही रिगार्डिंग मिल जाएगी, लाइव सेशंस में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि ये जो आपका प्रैक्टिकल होता है इसकी भी क्लासेस थ्योरी की तरह होती हैं। एक बार को कोई स्टडी सेंटर ये क्लासेस कंडक्ट ना भी करा पाए, लेकिन वो सभी लोग MPCL 007 यानी प्रैक्टिकल की क्लासेस जरूर कराते हैं। पर वो कब कराते हैं ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्टडी सेंटर में आप थ्योरी से पहले बुला लेते हैं बच्चों को, या फिर एडमिशन के तुरंत बाद किसी मंथ की डेट्स दे देते हैं। जैसे जनवरी में आपका एडमिशन हुआ तो उन्होंने आपको बता दिया कि अराउंड जून जुलाई में होगा, डिपेंड्स, सब जगह अलग अलग है। तो आपको बता दिया जाता है, आपको मेल कर दिया जाता है। मेल बहुत इंपॉर्टेंटली आते हैं क्योंकि, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरे साल क्लास नहीं कराते हैं और वो बच्चे काफी परेशान घूमते रहते हैं। ऐसे में क्या होता है, अगर पूरे साल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एग्जामिनेशन के ठीक बाद स्टडी जो आपके थ्योरी के जो पेपर्स हैं, सॉरी थ्योरी के जो पेपर्स हैं उनके खत्म होते ही आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें थोड़ा गैप रहता है। जैसे मान लीजिए 1 दिसंबर से एग्जाम शुरू हुए और 26 दिसंबर को एग्जाम खत्म हो गए, तो जो प्रैक्टिकल की क्लासेस है वो कम से कम 10-12 दिन के गैप के बाद, 20 दिन के गैप के बाद, 15 दिन के गैप के बाद 10 जनवरी 11 जनवरी से मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू होंगे। तो ये जो गैप होता है ना, इसमें प्रैक्टिकल की क्लासेस कभी कभी स्टडी सेंटर कंडक्ट करा देते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद अपने स्टडी सेंटर के कांटेक्ट में रहिए, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। बहुत सारी चीजें आपको वहीं से ही पता चलनी है जो आपको कोई भी नहीं बता सकता। मैं अपनी नॉलेज के बेसिस पर, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे जो भी मेरे पास डेटा होता है, या मेरा खुद जो भी कनेक्शन है इग्नू से, उसके बेसिस पर मैं आपको बहुत ही रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक बातें ही बताती हूँ। मेरी कोई भी बात ऐसी गलत नहीं होती है जो भी मैंने बताई है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें आप अपने तरफ से भी जानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने बहुत सारी बातें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट है, क्योंकि आप बिगनर हो सकते हैं, कोई भी ऐसी क्वेरी है तो ड्रॉप जरूर कीजिएगा। मैं जरूर कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगी, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, जिससे कि आप इग्नू में साइकोलॉजी में अगर एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमारा चैनल आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर सके और आपको स्टडीज के लिए भी मोटिवेट कर सके। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि क्या सेकंड ईयर के लिए भी हमें पूरे सिलेबस को एक बार ओवरव्यू करना चाहिए। आप बताएंगे तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।